एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 14। ये साइंस का चैप्टर है द मून एंड एक्लिप्स। ठीक है, तो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। यू मे हैव रेड मेनी फेयरी टेल्स। भाई तुमने बहुत सारी परियों वाली कहानी पढ़ी हुई होंगी। दैट मेंशन द मून एज अ ब्यूटिफुल प्लेस, जिसमें ये कहा गया कि चांद जो है एक बहुत ही सुंदर जगह है। बट मून एक्चुअली इज़ अ ड्राई, एयरलेस एंड लाइफलेस प्लेस। लेकिन वास्तविकता ये कि जो चांद है ना, वो एकदम एक सूखी जगह है, वहाँ पानी नहीं है। एयरलेस है, वहाँ हवा नहीं है। एंड लाइफलेस है, वहाँ जीवन भी नहीं है। भाई जहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ पे जीवन तो है ही नहीं। दैट मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक्स। और सच बताएं तो मून क्या है, चट्टानों से बना हुआ है, रॉक्स से बनी हुई जगह है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अकेली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, है ना। अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, तुम्हें क्या समझ में आया? वो कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी जो रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। कोई भी बॉडी जो प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगाए, वो उसकी सैटेलाइट है। हमारे चक्कर कौन लगा रहा है? हमारे चक्कर लगा रहा है मून। तो हम यानी कि धरती यानी कि अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। तो मून क्या हो गया? उसका सैटेलाइट हो गया। तो प्लैनेट के चक्कर लगाने वाली बॉडीज को सैटेलाइट कहते हैं, राइट। द मून इज़ द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। मून जो है हमारे सबसे करीब वाली सेलेस्टियल बॉडी है, माने मून से ज़्यादा करीब हमारे से कोई नहीं है सेलेस्टियल बॉडीज़ में। इट इज़ अबाउट 1 10 100,000 10,000 एंड लाइक, यानी कि 3,86,000 किलोमीटर अवे। 3,86,000 किलोमीटर दूर है हमसे मून। द मून अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जब आप रात को आसमान देखते हो तो जो सबसे चमकीली चीज़ आपको दिखती है वो मून होता है। बट इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। पर चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी ही नहीं होती। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी होती ही नहीं है, हमें सिर्फ वो चमकता हुआ दिखता है। क्यों? इट बाउंसेस बैक द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है ना, वो उसी को बाउंस बैक करता है, उसी को बाउंस बैक करता है। वो लाइट हम रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखती है। हमें लगता है चंद्रमा चमक रहा है, बट चंद्रमा नहीं चमकता। द मून इज़ अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। मून जो पूरी अर्थ है ना, उसका साइज़ का जस्ट 1/4 है, इतना छोटा सा है। मतलब हमारी अर्थ के मुकाबले 1/4 ही है, बस इतना ही बड़ा है। दो इट अपीयर्स टू बी द सेम साइज ऑफ द सन। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सूरज और चांद बिल्कुल बराबर बराबर हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सूर्य एक्चुअली हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो इतना दूर होने पर हमको इतना बड़ा दिखता है। जबकि चंद्रमा जो है छोटा है, लेकिन हमारे पास है, इसलिए वो दोनों में बराबर दिख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इट इज़ मच स्मॉलर देन द सन। चंद्रमा जो है वो सूर्य के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सूर्य तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सूर्य हमसे बहुत दूर है, इसीलिए वो हमको क्या हो रहा है, इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गई। दिस इज़ बिकॉज द मून इज़ मच क्लोजर टू अस देन द सन। तो मून हमें बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पास है। सरफेस ऑफ द मून। मून कैसा है, उसका सरफेस कैसा है? बेसिकली द सरफेस ऑफ मून इज़ रॉकी, ऐसा चट्टानों पर है, उबड़ खाबड़ सा है। एंड कवर्ड विद द डस्ट, पूरा धूल से कवर्ड है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। एंड बिग पिट्स, जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं। पिट्स मीन्स गड्ढे, क्रेटर्स मीन्स गड्ढे। बेसिकली यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं और गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं। ये देख रहे हो, आपको क्रेटर की पिक्चर भी दिखा रखी है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट क्रेटर्स वर फॉर्म्ड, ये जो क्रेटर्स थे ना, ये फॉर्म हुए थे व्हेन मीटियोराइड्स केम क्रशिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून। मीटियोराइड्स जो थे वो जो है इसके सरफेस से टकराए तो ये गड्ढे बन गए। अब हवा नहीं है तो ये गड्ढे भरते भी नहीं हैं, क्योंकि वो तो एयरलेस जगह है, वहाँ पे गड्ढे भर ही नहीं सकते। अब मीटियोराइड इज़ अ नेचुरली अकरिंग। मेटेरॉइड क्या है? मेटेरॉइड है एक नेचुरली होने वाला मेटेलिक और स्टोनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, यहाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ वेरी हॉट। अब क्या है, जो मून की साइड सूरज की तरफ है वो बहुत गर्म है। एंड द साइड अवे फ्रॉम इट, जो उससे दूर है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। देर इज़ नो वाटर, वहाँ पे पानी भी नहीं है। हैंस क्लाउड्स आर नॉट फॉर्म। जब पानी ही नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो बादल भी नहीं बनेंगे, तो क्लाउड्स भी नहीं बनते उस पर। ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर ऑन मून। आपका वजन बताए, आप पहुँचोगे वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बहुत हल्का फील करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बल खींचता है अपनी तरफ वो कम है। ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर ऑन द मून। ऑब्जेक्ट्स जो हैं हल्का महसूस करते हैं मून पर। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द मून वुड फील एज इफ हिज और हर वेट हैज़ रिड्यूस्ड। जब आप जब मून पे पहुंचते हो तो आपको लगता है आपका वजन कम हो गया।
एंड इफ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अगर आप वहाँ पे पत्थर छोड़ोगे तो इट वुड फॉल ऑन द सरफेस मच स्लोअर, बहुत धीरे धीरे जाएगा, मच स्लोअर, ठीक, बहुत धीरे धीरे वो जाएगा। आप धरती पे फेंको एकदम फटाक से पहुँच जाएगा। इट डज ऑन द अर्थ पे तो फेंकोगे तो फटाक से भागता हुआ वो पहुँचेगा, लेकिन मून पे ऐसा नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा, ग्रेविटी कम है। दिस इज सो बिकॉज द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द मून इज लेसर। कोई भी चीज़ धरती पर क्यों जाती है, क्यों नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी, खिंचाव है, खींच रही है, धरती हर चीज़ को खींच रही है, तभी तुम चल पा रहे हो, नहीं तो तुम चल भी नहीं पाते, तुम्हारा बैड उड़ रहा होता, ठीक है। तुम कार नहीं चला सकते थे, कार उड़ने लग जाती तुम्हारी अगर ग्रेविटी नहीं हो तो। लेकिन मून पे ग्रेविटी कम है, ठीक है लेकिन कम है। धरती पर ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है। सो ग्रेविटी क्या है, एक नेचुरल पुल है जो कि खींचता है, एक्सर्ट करता है एक सेलेस्टियल बॉडी पर एक पुल, खिंचाव, सच एज अर्थ पे टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट्स चल पाते हैं, धरती पर रुक पाते हैं, नीचे बैठ पाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हो पाती हैं। Since the moon is lighter than the earth, the gravity on the moon surface is less, so objects are not so strongly pulled as on the earth. इतना खिंचाव नहीं होता जितना अर्थ पे खिंचाव है। मैंने एक डब्बा रखा, उड़ेगा नहीं, डब्बा रख जाएगा, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। वॉकिंग ऑन द मून, मून पे वॉक करना। द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11 लैंड हुआ था मून पर ऑन जुलाई 20 को 1969 में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का पहला था जो कि लॉन्च हुआ था बाय कैनेडी स्पेस सेंटर एज फ्लोरिडा में, यूएसए में हुआ था ये। इट कैरीड 3 एस्ट्रोनॉट्स। इसने क्या किया था, 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया होगा चांद पे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एडविन एल्ड्रिन थे इसके अंदर, और माइकल कॉलिंस थे। तीनों बंदों के नाम आपको याद होने चाहिए। अमंग देम नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे जिन्होंने मून पे पहले कदम रखा था। 3 जने गए, सबसे पहले कदम मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। एल्ड्रिन ने फॉलो किया था उनको सेकेंड नंबर पे, और फिर वाइल जो कॉलिंस थे वो रिमेन्ड इन द स्पेस क्राफ्ट, वो फिर स्पेस क्राफ्ट में ही रहते टू कीप इन टच विद द कनेक्टिंग स्पेस सेंटर से, जो भी आसपास के स्पेस सेंटर होंगे उनसे कनेक्ट ये करते रहे थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इंडियन एक्सप्लोरर्स, अब भारत के भी खोज करता है, वो भी गए देखने के लिए, भाई क्या है चांद पर, देखते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वॉज इंडियन थे, फ्रॉम इंडिया, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू द स्पेस। ये पहले थे राकेश शर्मा जो स्पेस में गए थे, और वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट फेस, यू हैव टू मेमोराइज इट। अब कल्पना चावला थी, ये पहली अमेरिकन वीमेन थी ऑफ इंडियन ऑरिजिन, थी तो इंडिया की लेकिन अमेरिका की तरफ से शायद गई होंगी, अमेरिकन वुमेन लिखा है यहाँ, टू गो इंटू स्पेस। शी अलॉन्ग विद अदर एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल्ड टू इंटरनेशनल स्पेस। ये इंटरनेशनल स्पेस में बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ गई थी लैब में, इन स्पेस शटल में कोलंबिया से। ऑन February 1, 2003 द स्पेस शटल जो कोलंबिया था उसका नाम है ये, वाइल रिटर्निंग टू द अर्थ, जब ये अर्थ पे वापस आ रहा था कैरिंग द एस्ट्रोनॉट्स, एक्सप्लोड हो गया एंड बर्न्ट डाउन, जल गया, खत्म हो गया, ये लोग मर गए थे इसमें। सुनीता विलियम, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वॉज द फर्स्ट वीमेन टू स्टे इन स्पेस। ये पहली वीमेन थी जो 193 डेज स्पेस में रही। द लार्जेस्ट स्टे रिकॉर्डेड सो फॉर, आज तक 193 डेज स्पेस में और कोई नहीं रहा है। सुनीता विलियम्स रही हैं, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि इंडियन ऑरिजिन से थी। इंडियन ऑरिजिन का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो भारतीय ही थी, बट वो उस तरफ से वहाँ से गई थी। फेसेस ऑफ द मून, एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि भाई पहले कहा गया कि मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इट शाइन्स ओनली बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जो कि बाउंसिंग ऑफ होती है इट्स सरफेस, मतलब जो लाइट पड़ेगी बाउंस होगी और आपको दिखाई देगी। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमको पता है मून जो अर्थ का चक्कर काटता है। सो वी सी पोर्शंस ऑफ इट, हम इसको पोर्शंस में देख पाते हैं। लिट अप बाय द सन, जो कि ऐसा पोर्शन जिस पे सन की रोशनी पड़ रही है। डिफरेंट टाइम्स इन द मंथ, अलग अलग मंथ में मून भी घूम रहा है, तो जो सन के सामने पोर्शन आ रहा है सॉरी उसके हिसाब से वो जगह में दिख जाते हैं। दस मून अपीयर्स टू चेंज स्पेस, मून स्पेस चेंज करता दिखता है व्हेन इन फैक्ट इट इज़ ओनली पार्शली लिट अप बाय द सन, मतलब थोड़ा वो सन के सामने आता जा रहा है, हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है इतना ही हो गया अभी। तो मून के अलग अलग फेस बन जाते हैं। द अपरेंट चेंजेस द शेप्स ऑफ द मून ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। जो अपरेंट चेंजेस होते हैं इसकी शेप में पूरे मंथ में हम कहते हैं ये इसके फेस बन गए हैं। द डायग्राम आपको शो करता है द मून्स फेस, जो कि लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, बट इफ़ यू स्टडी इट केयरफुली, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लें, यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी सी फेसेस ऑफ द मून। आपको कैसे फेसेस दिखते हैं, मतलब जो सूर्य के सामने आता जा रहा है उस हिसाब से फेस बनते जाते हैं। इन द डायग्राम सनलाइट इज शोन कमिंग इन फ्रॉम
द राइट। आपको राइट साइड से दिख रहा है कि भाई सूरज की रोशनी आ रही है, राइट साइड देखो, सूरज की रोशनी आ रही है, एरो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द लार्जर आउटर सर्कल इन द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द डायग्राम। आपको अर्थ सेंटर में दिख रही है। द लार्जर आउटर सर्कल इन द डायग्राम शो करता है इमेजेस ऑफ द मून को। एज यू विल सी, आप देखेंगे इट फ्रॉम द अर्थ एट अ पर्टिकुलर टाइम पर ऑफ द मंथ में। ओनली 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आर शोन हियर। आपको 8 ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो हैं यहाँ पर शो की गई हैं। देयर कुड बी मोर, इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकती हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के आजू बाजू घूमता रहता है, पूरा का पूरा उसके चक्कर काटता है। जो इनर सर्कल शो कर रहा है दैट 1/2 ऑफ द मून इज ऑलवेज लिट बाय द सन, वो ये शो कर रहा है कि आधा भाग तो सूर्य के सामने ही रहता है, चंद्रमा का। दो वी डू नॉट सी इट दैट वे फ्रॉम द अर्थ, हम उसको उस तरीके से अर्थ से देख ही नहीं पाते, मतलब पूरा तो हम देख ही नहीं सकते। न्यू मून क्या है? न्यू मून इज द फेज व्हेन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। जब हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देता मून, हम बोलते हैं न्यू मून है आज, अर्थ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज डार्क साइड फेसेस हमारे सामने आ रहा है, तो डार्क साइड है तो हमको दिखेगा नहीं। इट इज़ फुल मून। फुल मून क्या होता है? जब फुल्ली लिट होता है, हमको पूरा दिखाई दे रहा है मून। ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, सो वी सी इट एज अ बिग शाइनिंग बॉल। हमको ऐसा लगता है बड़ी सी शाइनिंग चमकने वाली बॉल दिख रही है। गिबियस मून इज व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। गिबियस मून क्या होता है? जब आधे से ज़्यादा आपको दिख रहा होता है मून, तब बोलते हैं गिबियस मून है ये। दो नॉट ऑल ऑफ इट इज सीन, आपको पूरा नहीं दिखेगा, आधे से ज़्यादा दिखेगा। वाइल द मून अपियर्स टू ग्रो, जैसे जैसे मून आपको ग्रो होता दिखेगा, वही से इट वैक्सिंग हो रही है इसकी। वैक्सिंग हो रही है मतलब मून ज़्यादा दिखता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एंड मैन इट अपियर्स टू श्रिंक बैक, जब आपको लग रहा है कि छोटा होता जा रहा है, न्यू मून होता जा रहा है, न्यू मून में मून नहीं दिखाई देता, न्यू मून की तरफ जाएगा, हम कहेंगे वेनिंग हो रही है इसकी। द मून टेक्स 27.3 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है 27.3 दिन लेता है पूरे रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सेस। अपनी एक्सेस पे भी वो 27.3 दिन में ही पूरा घूमता है, अपने एक्सेस पर, अपनी धुरी पर वो इतने ही टाइम में घूम पाता है। मून एंड टाइड्स की बात करो, द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून कॉजेज राइज एंड फॉल इन द सी वाटर ऑन द अर्थ। अब जो ग्रेविटेशनल पुल मून पर लगता है, खिंचाव कहना चाहिए, वो खींचता है समुद्र के पानी को अपनी तरफ, समझो, उसकी वजह से राइज एंड फॉल होते हैं। जो समुद्र के पानी में उछाल आता है, फिर नीचे बैठता है पानी, फिर उछाल आता है, फिर नीचे, ये चंद्रमा के कारण हो रहा है, उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल, बार बार राइज होना फॉल होना ऑफ द वाटर लेवल इन लार्ज वाटर बॉडीज, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में, सी में, ओशंस में, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून आर कॉल्ड टाइड्स। उनको हम टाइड्स बोलते हैं। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसा मून जो है हमें पता है अर्थ के अराउंड घूमता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून एक्सपीरियंस करते हैं मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल को, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल को। एज द वाटर रशेस अपवर्ड्स, जब पानी एकदम छपाक से ऊपर आता है ऑन द साइड फेसिंग द मून, जो मून के साइड फेस होता है वो तरफ से, द वाटर लेवल एट द शोर्स राइजेज अप, हम कहते हैं हाई टाइड्स आ गई, क्योंकि मून पानी को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ऊंची उछाल आती है पानी की, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी टाइम में हाई टाइड इज ऑल्सो कॉज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में भी होती है। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, घूम रही है, एंड ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है मून का ऑन द अर्थ। बिटवीन द टू हाई टाइड्स, इन दोनों के बीच में ओशन वाटर लेवल फॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लो टाइड्स होना। आगे देखते हैं लाइट एंड शेडो के बारे में। सिट इन अ डार्क रूम, आप एक अंधेरे कमरे में बैठो एंड ट्राई टू सी थिंग्स अराउंड यू। अब देखो अंधेरे कमरे में अपने आसपास, कुड यू सी, क्या दिखा? क्या तुम देख सकते हो? अंधेरा है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, नो, बिकॉज यू कैन नॉट सी एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है तो आप नहीं देख पाते। लाइट हेल्प अस टू सी, मदद करती है लाइट हमें देखने में चीज़ों को। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है लाइट, रोशनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। आप 3 टाइप से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो ऑन द बेसिस वेदर और नॉट दे कैन अलाउ लाइट टू पास थ्रू। लाइट को पास कर सकते हैं, नहीं पास कर सकते, उसके अकॉर्डिंग। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास नहीं होना अलाउ करते, थ्रू दैम आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक मतलब जैसे लकड़ी का टुकड़ा, आजू बाजू देख ही नहीं सकते, दीवार ओपेक है, आप इधर से उधर नहीं देख सकते, ठीक है। लकड़ी का दरवाज़ा आप इधर से उधर नहीं देख सकते। लोहे को अपनी आंखों के आगे रखो, आपको आजू बाजू उधर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट थोड़ी पास होती है, पार्शियली आप देख सकते हो। एक धुंधला शीशा थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बटर पेपर थोड़ा बहुत दिख जाएगा उसके आजू बाजू, मतलब पार उस पार। और ट्रांसपेरेंट जिसमें आप आराम से देख सकते हो, नॉर्मल शीशा जो जिसके आजू बाजू आप देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, बेसिकली खिड़की का शीशा जैसे होता है।
जो ऑब्जेक्ट पूरा पास होने देते हैं लाइट को, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक्लिप्स क्या होता है भाई? एन एक्लिप्स अकर्स व्हेन सेलेस्टियल बॉडी कास्ट अ शैडो ऑन ईच अदर। देखो, जब सेलेस्टियल बॉडी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जब एक दूसरे पर शेडो क्रिएट करती हैं, जब एक दूसरे पर छाया बनाती हैं अपनी, उससे एक्लिप्स बन जाते हैं। ग्रहण सुना है ना, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वही बात हो रही है। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब सन, अर्थ एंड मून आर नॉट इन अ परफेक्ट अलाइनमेंट, एक दूसरे के साथ सीधा एक लाइन में नहीं होते विद ईच अदर। हाउएवर दे डू समटाइम्स कम इन अ स्ट्रेट लाइन। कई बार ये स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं भाई, जनरली तो अलाइनमेंट में नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक लाइन में आ जाते हैं। और होता क्या है, उस समय अर्थ आ जाती है बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, व्हेन दिस हैपन्स कि अर्थ बीच में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाए, सो मून इज कवर्ड बाय द अर्थ शेडो, अर्थ की शेडो बनने लग जाएगी और मून उससे कवर हो जाएगा। सो बिकम्स डार्क, एकदम अंधेरा हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है हमारे लिए फॉर अस टू सर्टेन प्लेसेस ऑन द अर्थ। कुछ प्लेसेस इनविजिबल हो जाते हैं, बिल्कुल दिखते नहीं है। इस फिनोमिना को ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। द ल्यूनर एक्लिप्स इज फुल, ये पूरा हो जाता है इफ़ द होल ऑफ द मून इज डार्कन्ड, अगर पूरा मून जो है डार्क हो जाए, पूरे पे परछाई बन जाए। पार्शियल होगा जब हम बोलेंगे कुछ पोर्शन जो है कवर हुआ है अर्थ की शेडो से, कुछ पोर्शन पे छाया आई है, वो पोर्शन थोड़ा ब्लैक दिखेगा। ल्यूनर एक्लिप्स कैन अकर ऑन अ फुल मून नाइट में हो सकता है। ल्यूनर एक्लिप्स ओनली वन दस अर्थ, सन एंड मून अलाइन देमसेल्फ इन अ स्ट्रेट लाइन, केवल स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी छाया बनेगी। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो चंद्र ग्रहण था, ये सूर्य ग्रहण है। समटाइम्स द मून, द सन एंड द अर्थ लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, कई बार ये सब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं विद द मून के साथ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द मून ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग द अर्थ, मून ब्लॉक कर देता है सनलाइट को कि वो उसको अर्थ पे पहुंचने नहीं देता, एंड इट कास्ट इट्स शेडो, वो इसकी शेडो बना देता है ऑन द अर्थ। एंड फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए, पीपल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैनॉट सी द सन, वो देख नहीं पाते सन को एट ऑल, बिल्कुल भी, और जस्ट पार्शली देख पाते हैं। दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स, इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। अ सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस ओनली ऑन अ न्यू मून डे। सोलर एक्लिप्स कब होता है? केवल न्यू मून डे पे होता है। ध्यान क्या रखना है, नेवर व्यू द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली नहीं देखना, वरना तुम्हारी आंखें खराब होंगी। सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली नहीं देखते। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है भाई? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, वो इंसान ने बनाई है। आप वाईफाई चला रहे हो ना, तो ये सब इसी की वजह से संभव हो रहा है बच्चे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूसली सर्कल कर रही हैं ये अर्थ को और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी को इन स्पेस। दे आर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। कैसे भेजी जाती है वहाँ? रॉकेट्स की मदद से। नेचुरल चंद्रमा है, लेकिन आर्टिफिशियल मैन मेड है, इंसान ने भेजी है। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? दे हेल्प इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, फ़ोन से जो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, इसी की वजह से कर पा रहे हो। एंड द लाइव टेलीकास्ट होता है प्रोग्राम्स का जो टीवी पे, वो भी उसी की वजह से देख पाते हैं हम। इनसेट 3E इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दे आर यूज टू फोरकास्ट वेदर, कि आज आंधी आएगी, आज तूफान आएगा, आज बारिश होगी, इस सब का भी इसमें यूज़ है। दे गिव अर्ली वार्निंग्स, पहले ही पता चल जाता है फोर्थ कमिंग स्टॉर्म्स कब आ रहे हैं, साइक्लोन्स कब आ रहे हैं। दे हेल्प टू स्टडी द आउटर स्पेस एंड गैलेक्सीज, या आउटर स्पेस गैलेक्सी के बारे में भी हमें स्टडी करने के काम आती हैं। दे टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ, वो पिक्चर्स लेती हैं अर्थ की, सो दैट साइंटिस्ट कैन स्टडी द अर्थ सरफेस, सो दैट जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थ के सरफेस का पिक्चर ले पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। दे असिस्ट इन द नेविगेशन ऑफ स्पेस शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और माइनर क्रॉप्स वगैरह के बारे में एंड अदर रिसोर्सेज के बारे में सपोर्ट करते हैं मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी। सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम दे रखे हैं। सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि लॉन्च किए गए थे इंडिया के द्वारा, आर्यभट्ट है, और इसके अलावा भास्करा है, रोहिणी है, एक्चुअली रोहिणी है, ये एप्पल इनसेट है, ये नाम है, याद कर लेना, ठीक है। ये सब लॉन्च किए गए थे। आर्य मतलब ये सब हमारे IRS IA, इसके सब के नाम आपको याद होने चाहिए। आर्यभट्ट जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किए गए थे अप्रैल में 1975 में, 19 अप्रैल 1975, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है ये। कैरसोट 1 वॉज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा। ऑल्दो द अर्लियर सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, इंडिया नाउ हैज़ इट्स ओन लॉन्चिंग फैसिलिटी, हमारी खुद की है आंध्र प्रदेश में, श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।